हेलो बच्चों, दिस इज योर वेरी ऑन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल। वंस अगेन स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बच्चों अपना 11th क्लास का। तो एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे, लेकिन एनिमल किंगडम स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन, एक गलत फहमी, एक कंफ्यूजन जो एनिमल किंगडम चैप्टर के साथ जुड़ा हुआ रहता है। मैं इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, हर साल देखता हूं कि स्टूडेंट्स को यह गलत फहमी रहती है और उस गलत फहमी का रीजन आप नहीं है, आपकी गलती नहीं कि आपको कंफ्यूजन रहता है। लेकिन ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स या हम कहें कि कोचिंग्स जो है उनका जो कंटेंट होता है, मटेरियल जो होता है बच्चों, उसमें आप देखेंगे कि जो प्रोटोजोआ टॉपिक है, ज्यादातर जगह, मैं ये नहीं कह रहा हूं सबने ऐसा कर रखा है, लेकिन काफी बड़े प्लेटफॉर्म्स ने भी ऐसा कर रखा है कि अपने मॉड्यूल्स में, शीट्स में प्रोटोजोआ वाले टॉपिक को किसकी स्टार्टिंग में पढ़ा रखा होता है, एनिमल किंगडम की शुरुआत में पढ़ाया हुआ होता है बच्चों। तो उसकी वजह से बच्चों को क्या लगता है कि भाई प्रोटोजोआ जो है वो हमें किस में इंक्लूड करना है या किस में इंक्लूड होता है, एनिमल किंगडम के अंदर इंक्लूड होता है, जो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, गलत है बच्चों। ऑलरेडी हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात कर चुके हैं बच्चों, वहां पर हमने डिस्कशन किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करी थी। तो प्रोटोजोआ जो है बच्चों, जो प्रोटोजोन्स हैं, वो कभी भी एनिमल किंगडम में इंक्लूड नहीं किए जाते, वो किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। लेकिन हाँ, शुरुआत से पहले एक्चुअली क्या है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन फॉलो की जाती थी। तो एक्चुअली शुरुआत से क्या है कि ज्यादातर कोचिंग्स ने प्रोटोजोआ को क्योंकि एनिमल किंगडम के साथ क्लब कर रखा था, तो धीरे धीरे क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह कंटेंट कॉपी होता है, फिर तीसरी जगह कंटेंट कॉपी होता है, तो ज्यादातर कोचिंग्स ने फिर वही सिस्टम चालू कर दिया कि प्रोटोजोआ को हमें एनिमल किंगडम में पढ़ाना है। और बाय चांस यदि मान लो नीट में क्वेश्चन आ जाए कि प्रोटोजोआ बिलोंग टू, और पहला ऑप्शन हुआ किंगडम एनिमेलिया, दूसरा हुआ किंगडम प्रोटिस्टा, तो बच्चा क्या करता है, उसको सबसे पहले ये क्लिक करता है कि यार मैंने शीट के अंदर क्या पढ़ा था, प्रोटोजोआ एनिमल किंगडम वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था, तो प्रोटोजोआ किंगडम एनिमेलिया को बिलोंग करेगा, और वो टिक कर जाता है एनिमल किंगडम को बच्चों, और वहां पर आपका आंसर गलत हो जाता है। तो इस चीज का पहले तो ध्यान रखें कि प्रोटोजोआ इंक्लूड नहीं होते। अब ये कंफ्यूजन दूर कैसे होगा, आपके दिमाग में डाउट आएगा कि सर नहीं हो भी तो सकता प्रोटोजोआ इंक्लूड होते हो। तो बच्चों, एनिमल किंगडम को जब भी हम डिफाइन करेंगे, सबसे पहली कंडीशन एनिमल किंगडम में किसी भी मेंबर के इंक्लूड होने के लिए क्या जरूरी है, वो मल्टी सेलुलर होना चाहिए। एनिमल किंगडम में सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही इंक्लूड होते हैं, कोई यूनिसेलुलर, एक सिंगल एक्सेप्शन भी नहीं है बच्चों, कोई यूनिसेलुलर मेंबर आपको एनिमल किंगडम में नहीं मिलेगा। और प्रोटोजोन्स क्या होते हैं बच्चों, दे आर यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अमीबा प्रोटोजोन्स में आता है बच्चों। तो बात ही खत्म हो गई ना, जब एनिमल किंगडम में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो ही नहीं सकते, तो फिर प्रोटोजोन्स का तो सवाल ही नहीं उठता, वो तो सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं बच्चों। तो ये कंफ्यूजन यदि आपके दिमाग में भी हो या आपने कहीं पढ़ा हो कि भाई ऐसी शीट्स या कंटेंट आप पढ़ रहे हो जिसमें एनिमल किंगडम में प्रोटोजोआ पढ़ा रखा है, कोई बात नहीं, प्रोटोजोआ आप पढ़ लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रोटोजोआ मत पढ़ना, लेकिन ये कंफ्यूजन मत रखना दिमाग में कि प्रोटोजोआ एनिमल किंगडम में आते हैं, गलत हो जाएगा। प्रोटोजोआ किंगडम प्रोटिस्टा को बिलोंग करते हैं, एनिमल किंगडम सेपरेट किंगडम है बच्चों, ठीक है। तो पहली चीज जो एनिमल किंगडम में हमें याद रखनी है, सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे बच्चों। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें आपको हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है सभी ऑर्गेनिज्म, सभी मेंबर्स के अंदर बच्चों, ठीक है। तो एनिमल किंगडम की शुरुआत करते हैं। यहां पर सारी लाइंस जो हैं बच्चों वो एनसीईआरटी की है। जब हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो जो चारों चैप्टर्स हमने इस यूनिट में पढ़े हैं, कुछ पॉइंट्स तो मैंने पढ़ाते हुए जो एडिशनल थे वो नोट्स में पढ़ा दिए हैं आपको, इन चैप्टर्स में पढ़ा दिए हैं, बट एक लेक्चर में सेपरेट लूंगा इस यूनिट के खत्म होने के बाद। हर यूनिट के बाद में ऐसा करा करूंगा कि उस यूनिट के कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस लेक्चर के अंदर हम उनको डिस्कस किया करेंगे बच्चों, ठीक है। So as over a million species of animals have been described till now, the need for classification becomes all the more important. The classification also helps in assigning a systematic position to newly described species. तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या बता रखा है बच्चों कि ये जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, पहले तो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करी, फिर हर किंगडम के अंदर भी हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे एनिमल किंगडम के अंदर भी बच्चों हमने क्लासिफिकेशन कर रखी है। कैसे? हम डिफरेंट फाइला पढ़ेंगे यहाँ पर। फाइलम पोरिफेरा से हम स्टार्टिंग करेंगे, सबसे पहला और सबसे सिंपल या सिंपलेस्ट फाइलम हम कह सकते हैं एनिमल किंगडम का कौन सा होता है बच्चों, फाइलम पोरिफेरा, स्पॉन्जेस जिनको हम कॉमनली कहते हैं।
फाइलम पोरिफेरा के बाद हम फाइलम सिलेंट्रेटा की बात करेंगे, फिर फाइलम टिनोफोरा हम पढ़ेंगे बच्चों, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज पढ़ेंगे, फाइलम एस्केल्मिन्थीज हम पढ़ेंगे, फिर फाइलम एनेलिडा हम पढ़ेंगे, अर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे, मोलस्का पढ़ेंगे, काइनोडर्माटा पढ़ेंगे, हेमिकोडेटा पढ़ेंगे एंड लास्टली फाइलम कोडेटा पढ़ेंगे। 11 फाइलम हमें पढ़ने हैं बच्चों यहाँ पर। तो ये जो हमने फिर फाइलम में आगे फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं बच्चों हम, किंगडम फाइलम के बाद क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया। तो ये जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, उसकी नीड क्या है ये हम लिविंग वर्ल्ड में भी पढ़ चुके हैं, इसका डिस्कशन हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी करा है। एक तरह से टेक्सोनॉमी की जो रिक्वायरमेंट है, सिग्निफिकेंस है, वो क्या है बच्चों। तो क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है। एनिमल्स की भी यदि हम बात करें, सिर्फ एनिमल किंगडम की भी यदि बच्चों हम बात करें, तो ओवर अ मिलियन स्पीशीज, 10 लाख से भी ज्यादा स्पीशीज एनिमल किंगडम में आपको देखने को मिलेगी बच्चों। अब यदि हर एक स्पीशीज को आप अलग अलग सेपरेटली पढ़ना स्टार्ट कर दो बच्चों, पूरी जिंदगी निकल जाएगी लेकिन आप क्लासिफिकेशन खत्म नहीं कर पाओगे। तो स्टडी को आसान बनाने के लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को आसान बनाने के लिए हमने पूरा एक क्लासिफिकेशन सिस्टम डिवाइस किया, टेक्सोनॉमी का सिस्टम डिवाइस किया है बच्चों। ठीक है, तो दैट इज द नीड कि हमें जो लिविंग वर्ल्ड की स्टडी उसको आसान बनाना है, इसीलिए हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया बच्चों। Classification also helps in assigning a systematic position to newly described species. Already taxonomy के steps हम living world में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों की। सबसे पहले कोई भी नया ऑर्गेनिज्म हमें मिलता है, डिस्कवर होता है, तो हम सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन करते हैं, फिर आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं बच्चों। तो यदि कोई भी न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म का भी हमें प्रॉपर क्लासिफिकेशन करना है, प्रॉपर असाइनमेंट करना है कि हाँ कि भाई ये इस ग्रुप को बिलोंग करेगा, तो उसके लिए एक प्रॉपर टेक्सोनॉमिक प्रोसेस, क्लासिफिकेशन का प्रोसेस होना, सिस्टम होना जरूरी है बच्चों। इसीलिए क्लासिफिकेशन का सिस्टम बनाया गया। अब एनिमल किंगडम में जो हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं कि भाई किनको हम फाइलम पोरिफेरा में रखेंगे, किनको हम फाइलम सिलेंट्रेटा में रखेंगे, किसको हम टिनोफोरा में रखेंगे, इन सो ऑन, वो कुछ क्राइटेरिया पर डिपेंड करेगा, कुछ कैरेक्टर्स पर डिपेंड करेगा बच्चों। तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनका एनालिसिस कर कर ही हम मेंबर को एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर क्लासिफाई करते हैं या असाइन करते हैं। एनिमल किंगडम में वो कौन से कैरेक्टर्स हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन की जाती है, वो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है, दैट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम क्या देखेंगे कि भाई वो कौन कौन से बेसिस हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन की जाती है इनटू डिफरेंट फाइला। और ये मैं ऐसा मानता हूं बच्चों, हर साल कहता हूं कि ये टॉपिक जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब एनिमल किंगडम को हम मेनली एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे और एनसीईआरटी से ही मेनली क्वेश्चंस आने, और जो 3-4 क्वेश्चन एनिमल किंगडम से आएंगे, मान लो यदि 4 क्वेश्चन आए तो मैं गारंटी दे रहा हूं 4 में से 2 क्वेश्चन आपके सिर्फ इस टॉपिक से, जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं, इससे निकल जाएंगे बच्चों, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर की समरी है, हम ये कह सकते हैं, या बेस है बच्चों, है ना। In spite of differences in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, patterns of digestive, circulatory or reproductive systems. These features are used as a basis of animal classification and some of them are discussed here. क्या कहना चाह रही है यहाँ पर एनसीईआरटी कि चाहे सभी इंडिविजुअल्स में अलग अलग स्पीशीज के अंदर वेरिएशंस होती है, अंतर होता है, डिफरेंसेस होता है, डिफरेंसेस होते हैं, तभी तो उनको अलग अलग स्पीशीज में हम क्लासिफाई करते हैं बच्चों। एक स्पीशीज के मेंबर्स एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं लेकिन दूसरी स्पीशीज से अलग होते हैं, लेकिन फिर भी काफी मेंबर्स या इंडिविजुअल्स हम कह सकते हैं किंगडम के ऐसे होते हैं जिनमें अलग अलग स्पीशीज के मेंबर्स भी आपस में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स रखते हैं। हो सकता है कि 10 स्पीशीज जो है यहाँ पर एनिमल किंगडम की ऐसी हो जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल एक जैसा हो, सर्कुलेटरी सिस्टम एक जैसा हो बच्चों, और फिर यही जो सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज होती है उन्हीं के बेसिस पे हम इनको ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। वो इंडिविजुअल्स है, वो स्पीशीज जिनमें ज्यादा कैरेक्टर्स कॉमन में होंगे, उनको उठाकर हम एक फाइलम के अंदर रख देंगे। अरे यार ये सारे पोरिफेरा वाले कैरेक्टर्स रखते हैं, इस स्पीशीज में भी पोरिफेरा के कैरेक्टर्स हैं, पोरिफेरा में डाल दो। यार इस स्पीशीज में भी पोरिफेरा के कैरेक्टर्स ज्यादा हैं, इसको भी पोरिफेरा में डाल दो। अरे यार ये तीसरी स्पीशीज, इसमें भी पोरिफेरा के कैरेक्टर्स ज्यादा हैं, इसको पोरिफेरा में डाल दो। चौथी मिली, यार ये तो अर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर्स ज्यादा रख रही है, इसको अर्थ्रोपोडा में डाल दो। तो इस तरह से एक ही फाइलम के अंदर आपको कई स्पीशीज देखने को मिलेगी बच्चों। अब ये क्लासिफिकेशन हम किन क्राइटेरिया के बेसिस पर करते हैं, किन फैक्टर्स या कैरेक्टर्स के बेसिस पर करते हैं, वो इस टॉपिक के अंदर बच्चों अपने को पढ़ना है। सबसे पहला क्राइटेरिया
है ना। सबसे बेसिक क्राइटेरिया जो हमें क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम में कंसिडर करना होता है, दैट इज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है बच्चों? पहली चीज तो मैंने क्लियर कर ही दी है कि एनिमल किंगडम के अंदर सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स या मेंबर्स ही आएंगे, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं हमें। अब ये जो मल्टी सेलुलर मेंबर्स है, हम भी एनिमल किंगडम में आते हैं, तो इनके अंदर मल्टी सेलुलर मैंने बोला तो पूरी बॉडी किसकी बनी हुई है? सेल्स की बनी हुई है। अब ये जो सेल्स का कलेक्शन है बच्चों, एनिमल किंगडम के अंदर हर मेंबर की बॉडी किसका कलेक्शन है? सेल्स का कलेक्शन है। इनका ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे हो रखा है? सिर्फ सेल्स एक लूज कलेक्शन के फॉर्म में प्रेजेंट है, या सेल्स ऑर्गेनाइज हो गई हैं मिलकर टिश्यू के फॉर्म में, डिफरेंट टिश्यूज बना रही है और टिश्यूज के फॉर्म में अलग अलग काम कर रही है, या टिश्यूज भी फर्दर ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन्स बना रहे हैं और जो मेंबर है, जो एनिमल है, उसकी बॉडी में ऑर्गन्स के लेवल पर काम हो रहा है, या हम जैसे हमारे अंदर कई ऑर्गन्स आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं बच्चों, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बना रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक्सक्रीटरी सिस्टम बना रहे हैं बच्चों। कई ऑर्गन्स जब एक साथ काम करते हैं, जैसे किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, है ना, ये सब क्या ऑर्गन्स है, ये सब मिलकर जब काम करती है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है बच्चों, हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है बच्चों। तो भाई किस लेवल तक की ऑर्गेनाइजेशन एनिमल के अंदर है, उसको हम कहते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ सेल्स तक का ही डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, सेल्स फर्दर टिश्यू में ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, उसको हम कहेंगे सेल्यूलर लेवल। 4 लेवल्स मिलेंगे बच्चों हमें। सबसे सिंपल लेवल कौन सा होगा? सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल का मतलब मल्टीपल सेल्स तो है, मल्टी सेलुलर तो है एनिमल, लेकिन सारा काम सिर्फ सेल्स के लेवल पे हो रहा है इंडिविजुअली। सेल्स कलेक्ट होकर टिश्यू के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम सब समझते हैं, लिविंग वर्ल्ड में भी मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं बच्चों, तो बार बार ये बहुत बेसिक है, 6th क्लास में आ जाता है, ऑर्गन क्या होती है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, पता होना चाहिए, है ना। और फिर भी नहीं हो तो भाई पूछ लेना। तो यदि कोई एनिमल ऐसा है जिसके अंदर सेल्स फर्दर टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहा जाएगा? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा बच्चों। और ये जो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसके अंदर देखने को मिलता है बच्चों? ये हमें फर्स्ट जो पहला जो फाइलम है एनिमल किंगडम का, दैट इज फाइलम पोरिफेरा, जिनको हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं बच्चों, उनके अंदर देखने को मिलता है। आगे बात समझ में? 4 लेवल्स हैं। पहला सेलुलर लेवल समझ में आ गई, तो सारा काम जो हो रहा होगा फाइलम पोरिफेरा में वो सेल्स के लेवल पे हो रहा है। जो डिवीजन ऑफ लेबर है, सेल्स अलग अलग काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड होती है। कोई सेल फूड को स्टोर करेगी, कोई सेल फूड को ट्रांसपोर्ट करेगी, है ना, इस तरह से अलग अलग काम करेगी वहां पर सेल्स। क्लियर? लेकिन टिश्यूज आपको वहां नहीं मिलेंगे, या फर्दर ऑर्गन्स आपको वहां पर नहीं मिलेगी, ऑर्गन सिस्टम्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमें एनिमल किंगडम के अंदर देखने को मिलता है, दैट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब समझ में आ गई होगी चीजें। टिश्यू लेवल किन एनिमल्स के अंदर हम बोलेंगे? जिनमें एक जैसे ओरिजिन की सेल्स और फंक्शन या स्ट्रक्चर में भी हो सकता है वो सिमिलर हो, आपस में मिलकर कोई एक काम कर रही है। जैसे हमारी बॉडी में बच्चों, एनिमल किंगडम में हम कहते हैं मेनली 4 तरह के टिश्यूज देखने को मिलते हैं। नर्वस टिश्यू, ठीक है, मसल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है? ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन में सिमिलर सेल्स जब एक साथ कलेक्ट होकर एक पर्टिकुलर काम करने के लिए एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करती है, तो उस कलेक्शन ऑफ सेल्स को हम एक टिश्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मसल टिश्यू में जितनी भी सेल्स होगी वो सब मिलकर एक मसल की तरह काम करेगी, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम करेगी बच्चों। नर्वस टिश्यू की जो सेल्स होगी वो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन का काम करेगी। आ रही है बात समझ में? तो ये टिश्यू की डेफिनेशन होती है। अब ऐसे एनिमल्स जिनमें सेल्स टिश्यू के फॉर्म में तो ऑर्गेनाइज हो गई है और अलग अलग टिश्यू अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फर्दर टिश्यूज मिलकर ऑर्गन नहीं बना रहे हैं। जैसे जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे बच्चों, तो वहां पर हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या डिफरेंट ऑर्गन्स है, उन सबका स्ट्रक्चर भी हम पढ़ेंगे। और वहां पर हम पढ़ेंगे कि जैसे एलिमेंट्री कैनाल की हम बात करें, हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की या इंटेस्टाइन्स की हम बात करें, तो वहां पर डिफरेंट लेयर्स हम पढ़ेंगे उसकी वॉल में। सबसे बाहर सिरोसा होती है बच्चों, उसके अंदर फिर मसल लेयर होती है, फिर सब मिकोजा होती है, सबके अंदर मिकोजा होती है, और वहां पर हम डिफरेंट देखेंगे अलग अलग टिश्यूज प्रेजेंट हैं।
कहीं पर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है वॉल में, कहीं पर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, कहीं पर मसल टिश्यू प्रेजेंट है, कहीं पर नर्वस टिश्यू भी प्रेजेंट है वॉल के अंदर। चारों टिश्यूज आपको वॉल के अंदर मिलते हैं और चारों टिश्यूज मिलकर वहां पर ऑर्गन्स बना रहे हैं, इंटेस्टाइन बना रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल बना रहे हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बना रहे हैं बच्चों। तो जब एक से ज्यादा टाइप के टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं जो कोई एक स्पेसिफिक काम कर रही होती है, तो हम कहते हैं कि वहां पर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन एनिमल किंगडम में कुछ फाइलम ऐसे हैं जहां पर सेल्यूलर लेवल के ऊपर तो वो चले गए, एडवांस्ड हो गए, मतलब सेल्स टिश्यू के फॉर्म में तो ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन अभी तक ऑर्गन के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड नहीं हुए हैं टिश्यूज। तो ऐसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहां पर बॉडी में आपको टिश्यूज तो मिल जाएंगे लेकिन ऑर्गन्स नहीं मिलेगी, ध्यान रखना, वो कहलाएगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहलाता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन से दो फाइलम में आपको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा? सबसे सिंपलेस्ट फाइलम कौन सा था? पहला फाइलम जो हम पढ़ते हैं बच्चों एनिमल किंगडम में, दैट इज फाइलम पोरिफेरा। उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया है। उससे नेक्स्ट जो दो फाइलम है, फाइलम सिलेंट्रेटा एंड फाइलम टिनोफोरा, इनके अंदर आपको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्दर एडवांसमेंट हुआ एनिमल किंगडम में, जो नेक्स्ट फाइलम आया उसके अंदर टिश्यूज ऑर्गेनाइज हो गए ऑर्गन्स में, लेकिन ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गेनाइज नहीं हुए। तो जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो कौन से फाइलम में देखने को मिलेगा? जो चौथा फाइलम है, फोर्थ फाइलम है बच्चों। हम किस सीक्वेंस में चल रहे हैं? ये जो हमने फाइलम्स को सिक्वेंशियली ऑर्डर कर रखा है बच्चों, अरेंज कर रखा है, ये मेनली एडवांसमेंट के बेसिस पे, एवोल्यूशन के बेसिस पे है। सबसे पहला जो एनिमल किंगडम में इवॉल्व हुआ था फाइलम दैट वाज फाइलम पोरिफेरा, सबसे पहले ये बने थे एनिमल किंगडम में, है ना। उसके बाद फिर हम ये मानते हैं कि सिलेंट्रेट्स आए, देन टिनोफोर्स, इस तरह से इवोल्यूशन हो रहा है। और जैसे जैसे हम आगे जब पढ़ेंगे बच्चों अलग अलग फाइलम, अभी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन भी हम देखेंगे, तो एक चीज आपको रियलाइज हो जाएगी कि जैसे जैसे हम नीचे के फाइलम से ऊपर के फाइलम की तरफ चलेंगे तो फीचर्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, ज्यादा एडवांस्ड होते जाते हैं बच्चों। तो इवोल्यूशन इसी डायरेक्शन में चल रहा है, जिस डायरेक्शन में, जिस सीक्वेंस में हम सारे फाइलम पढ़ रहे हैं। तो पहले तीन फाइलम की बात होगी। फाइलम पोरिफेरा के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो नेक्स्ट फाइलम है बच्चों फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, उसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको याद रखना है। याद रखना है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद के फिर जितने भी फाइला है बच्चों, फाइलम एस्केलमिन्थीज से लेकर फाइलम कोडेटा तक, एस्केलमिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा, इन सभी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम्स बना रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम्स बना रही है, और उस लेवल पर डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है। जो काम का बंटवारा हो रहा है वो ऑर्गन सिस्टम्स के लेवल पे हो रहा है, इंडिविजुअल के अंदर, एनिमल के अंदर। दैट इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चार लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं और कौन कौन से फाइलम में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, हमें पता होना चाहिए बच्चों। आई थिंक ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सबको क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो बच्चों आप लोग बता सकते हो। एक बार अब एनसीईआरटी ने क्या पढ़ रखा है? देखो एनसीईआरटी ने चीजें बहुत रैंडम हैफेजर्ड वे में दे रखी है, लेकिन क्योंकि अब डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइंस उठकर बेटा एग्जाम में आ रही है, इसीलिए डायरेक्टली हम भी एनसीईआरटी की लाइंस से ही पढ़ते हैं। लेकिन आपकी ईज ऑफ स्टडी के लिए चीजें इजीली याद हो जाए, समझ में आ जाए, इनको हमने पॉइंट वाइज डिवाइड कर दिया, प्रॉपर पॉइंट्स में सेग्रीगेशन मैंने कर दिया है। ये पूरा सेग्रीगेशन मैं खुद करता हूं बच्चों, मतलब ये जो पॉइंट्स डिफाइन कि यहाँ की फर्स्ट पॉइंट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, ये खुद मैं करता हूं। और इस तरह से डिवीजन किया जाता है पॉइंट्स का कि हाँ कौन सी दो लाइनें एक साथ आएगी ताकि वो कनेक्टेड हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं है पॉइंट्स बनाने का ये मतलब नहीं कि हर एक लाइन को हमने एक पॉइंट बना दिया हो। कई जगह आप देखेंगे तीन लाइनें एक साथ मिलकर एक पॉइंट होता है, तो उसकी एक सिग्निफिकेंस होती है कि हाँ कि भाई यहां पर तीनों लाइनों को आप एक पॉइंट के फॉर्म में पढ़ोगे तो ही वो चीज अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि वो कनेक्टेड होती है लाइंस कई जगह पर। ठीक है, तो ये पॉइंट वाइज नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीसेलुलर, ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। देखो एक डाउट तो आपका यही क्लियर हो गया होगा यहां पर फर्स्ट पॉइंट के अंदर। क्या कह रहा है ये फर्स्ट पॉइंट? कि जितने भी मेंबर्स हैं बच्चों, जितने भी मेंबर्स हैं एनिमेलिया के, लिखा हुआ है दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर क्या है? मल्टीसेल्यूलर। खुद एनसीईआरटी कह रही है ना कि सभी मेंबर्स एनिमल किंगडम के क्या होते हैं बच्चों? मल्टीसेल्यूलर होते हैं। ठीक है, तो क्लियर। लेकिन सब में सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स नहीं होगा।
कुछ में सेल सिर्फ सेल लेवल पर ही ऑर्गेनाइज्ड है, कुछ में टिश्यू लेवल पे, कुछ में ऑर्गन लेवल पे और कुछ में ऑर्गन सिस्टम। 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इन स्पॉन्जेस, सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इस पॉइंट में आपको दे रखा है बच्चों, ठीक है। द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स, दैट इज दे एग्जिबिट, क्या है पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इस पॉइंट के अंदर दे रखा है, आप अपने नोट्स में इसको 1 मार्क कर लेना बच्चों। फॉर एग्जांपल इन स्पॉन्जेस, तो स्पॉन्जेस के अंदर कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कशन ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर अमंग द सेल्स, तो यहां पर यदि काम में बंटवारा होगा तो वो किसके लेवल पे होगा, सेल्स के लेवल पे, क्योंकि टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम तो है ही नहीं बच्चों, ठीक है। फिर सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें देखने को मिलता है बच्चों, यहां पर एनसीईआरटी ने सिर्फ सिलेंट्रेट्स लिख रखा है, लेकिन आप सिलेंट्रेट्स के साथ साथ क्या ऐड कर लोगे बच्चों, यहां पर टीनोफोरा भी, फाइलम टीनोफोरा, ठीक है। फाइलम टीनोफोरा के अंदर भी आपको टिश्यू लेवल ही देखने को मिलेगा। तो 2 फाइलम ऐसे होते हैं, सिलेंट्रेट्स एंड टीनोफोरा। द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स, रिलेटिवली ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। हियर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज। सेल्स किस फॉर्म में अरेंज्ड है बच्चों, टिश्यूज के फॉर्म में अरेंज्ड होती है, हेंस इट इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं बच्चों इसको, हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यदि सेल्स टिश्यू के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है, डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा अब टिश्यूज के लेवल पे हो रहा होगा, टिश्यूज अलग अलग अपना अपना काम कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अ स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा लेवल है बच्चों ऑर्गेनाइजेशन का, इट इज एग्जिबिटेड बाय द मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस and other higher phyla where tissues are grouped together to form organs, each specialized for a particular function। अब यहां पर अगेन एनसीईआरटी ने थोड़ा सा कंफ्यूज कर रखा है कि ये प्लेटीहेल्मिन्थेस और कुछ अदर हायर फाइला में मिलता है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखोगे बच्चों यहां पर कि ये सिर्फ प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि उसके बाद हमें क्या याद रखना है कि उसके बाद के जितने फाइला हैं उन सब में आपको क्या मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगेन यहां पर एक गड़बड़ कर रखी है एनसीईआरटी ने, इन एनिमल्स लाइक एनेलिडा स्टार्ट कर रखा है, लेकिन इसके पहले जो एस्केलमिन्थेस हैं बच्चों वो भी ऐड कर लो, है ना। तो एस्केलमिन्थेस के अंदर, एनेलिडा के अंदर, आर्थ्रोपोडा के अंदर, मोलस्का के अंदर, एकाइनोडर्मेटा के अंदर, इसके बाद यहां पर एक और फाइलम मिस कर रखा है हेमिकोडेट्स के अंदर, हेमिकोडेट्स के अंदर, एंडकोडेट्स के अंदर, ये जितने भी फाइला हैं बच्चों इन सभी में आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, दैट इज द 4th लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे बात समझ में, तो बच्चों ये 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ में आए नहीं आए। अब आगे क्या कह रही है देखो एनसीईआरटी, ऑर्गन सिस्टम्स इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल के बारे में आगे बात की जा रही है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल जिनके अंदर देखने को मिलता है उनमें भी आपको कुछ वेरिएशंस देखने को मिलेगी इन द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। कुछ में ऑर्गन सिस्टम जो होता है बहुत सिंपल होता है, और हमारे जैसे एनिमल्स की, जो हम हायर एनिमल्स हैं बच्चों, इनमें जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड काम कर रहे होते हैं। तो उस बेसिस पर यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात की गई है बच्चों, कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल पे बात करते हैं। क्या है, फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थेस is only a single opening to the outside of the body that serves as both mouth and anus and is hence called incomplete digestive tract. A complete digestive system has 2 openings, mouth and anus. अब इसको देखो कैसे समझेंगे, थोड़ी सी जगह चाहिए मेरे को, हाँ यहां पर, ठीक है। क्या कहा है यहां पर एनसीईआरटी ने कि यदि हम प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में बच्चों ध्यान रखना, जब हम पढ़ेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में आपको बताऊंगा कि वहां पर कुछ मेंबर्स में तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती ही नहीं है ना। और कुछ मेंबर्स ऑफ द प्लेटीहेल्मिन्थेस जिनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है, उनमें कैसी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है, मान लो ये बॉडी ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस है, किसी भी एक मेंबर की बॉडी मान लेते हैं हम प्लेटीहेल्मिन्थेस में, और उसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की ये ओपनिंग है अंदर एलिमेंट्री कैनाल की, और ये उसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है।
ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। तो यहां पर एक ही ओपनिंग होगी, सिंगल ओपनिंग है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की। सिंगल ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दिस इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, तो यदि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सिर्फ एक ही ओपनिंग है बच्चों, तो इस तरह का जो बॉडी प्लान है क्या कहलाता है, ध्यान रखना, इस तरह का बॉडी प्लान क्या कहलाता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। अभी बताऊंगा क्यों, ये एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा है लेकिन क्वेश्चन आ जाता है, लिख लेना, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, या हम इस तरह की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्या कहेंगे, ये जो एनसीईआरटी ने, ये टर्म एनसीईआरटी ने दे रखा है, हम कहेंगे इस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम या ट्रैक्ट कहलाएगी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों। ठीक है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान क्यों बोला, सैक का मतलब होता है थैला, कोई बैग है ना, तो यहां पर जैसे कोई भी जब हम बैग सब्जी लेने जाते हैं, जो बैग होता है उसमें एक तरफ से ओपन होता है, नीचे से बंद होता है, तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी क्या होता है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है एक तरफ से बंद होती है, सिर्फ एक ही ओपनिंग उसमें आपको देखने को मिलेगी। अब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर एनसीईआरटी ने तो सिर्फ एक ही फाइलम मेंशन कर रखा है, दैट इज फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस, है ना। अभी अपन ने पढ़ा ना, यहां पर क्या लिख रखा है एनसीईआरटी ने कि भाई ये रहा, फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिंथेस, क्या लिख रखा है, कैसा है, इनकम्प्लीट है। लेकिन मान लो क्वेश्चन आ जाए इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज फाउंड इन, फर्स्ट ऑप्शन प्लेटीहेल्मिंथेस, सेकंड ऑप्शन सिलेंट्रेटा, तीसरा ऑप्शन टीनोफोरा एंड फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो जिस बच्चे ने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी होगी वो क्या करके आएगा, प्लेटीहेल्मिंथेस, गलत, ऑल ऑफ द अबव होगा बच्चों। सिर्फ प्लेटीहेल्मिंथेस ही नहीं, फाइलम सिलेंट्रेटा एंड फाइलम टीनोफोरा में भी आपको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। सिलेंट्रेट्स में हाइड्रा आता है, हाइड्रा में भी बच्चों आपको सेम कंडीशन देखने को मिलेगी। मान लो ये हम हाइड्रा यदि बनाना चाहें यहां पर, है ना, ये टेंटिकल्स, तो उसमें भी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है बच्चों, उसमें एक ही ओपनिंग होती है, इसी ओपनिंग से फूड अंदर जाता है और इसी ओपनिंग से वेस्ट मटेरियल बाहर भी निकाला जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है, एक ही ओपनिंग माउथ और एनस दोनों का काम करती है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो 3 फाइलम के अंदर मिलेगा, ना कि सिर्फ एक फाइलम में। तो ये चीज भी आप नोट्स के अंदर ऐड करोगे, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यदि कोई आपसे पूछे, तो जहां पर मैंने ये डायग्राम बनाया है आपको समझाने के लिए, यहीं पर मैं लिख रहा हूं बच्चों कि 3 फाइलम के अंदर आपको मिलेगा ये, फाइलम सिलेंट्रेटा जिसमें हाइड्रा आता है बच्चों, दूसरा फाइलम टीनोफोरा, सारे फाइलम हम आगे पढ़ेंगे, एंड तीसरा फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस, ये 3 फाइलम में आपको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को हम ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं समझा दिया है बच्चों। अब प्लेटीहेल्मिंथेस के ऊपर के जो फाइला हैं बच्चों, फ्रॉम एस्केल्मिंथेस से लेकर हमारे तक, कोडेट्स तक, क्या मिलेगा आपको, हमारे तक मिलेगा आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब उसमें भी अपन सिंपल कोई एक बॉडी बना लेते हैं किसी भी एनिमल की, है ना। मान लो ये एस्केल्मिंथेस का कोई वर्म है, फाइलम एस्केल्मिंथेस, प्लेटीहेल्मिंथेस के बाद आता है एस्केल्मिंथेस को हम फाइलम निमेटोहेल्मिंथेस भी कहते हैं, निमेटोडा भी कहते हैं, राउंड वर्म्स भी कहते हैं, वर्म्स ही होते हैं। तो मैंने फाइलम एस्केल्मिंथेस यानी कि राउंड वर्म्स में से किसी एक वर्म की बॉडी बना दी। अब इसकी यदि हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखेंगे बॉडी के अंदर, तो उसकी एक ओपनिंग तो इधर है ना, ये पूरी उसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगी, ये पूरी उसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगी बच्चों, इस तरीके से एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक, और दूसरी ओपनिंग दूसरे एंड पे होगी। एक एंड माउथ की तरह बिहेव करेगा और दूसरा एंड बच्चों एनस की तरह बिहेव करेगा, इसकी तरह एनस की तरह बिहेव करेगा। तो ये जो बॉडी प्लान है जिसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है, 2 अलग अलग ओपनिंग्स होगी, माउथ अलग एनस अलग। यदि एक ही ओपनिंग माउथ और एनस का काम कर रही है
क्या कहलाएगा? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या ब्राइनसेक बॉडी प्लान। यदि दो अलग अलग ओपनिंग्स है बच्चों, तो अब ये क्या कहलाएगा? दिस विल बी कॉल्ड एज ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लान और कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। आगे बात समझ में? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान और कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ट्यूब विद इन ट्यूब क्यों का है? अभी ध्यान से इस बॉडी प्लान को देखो आपको ऐसा नहीं लग रहा बाहर एक ट्यूब है लंबी और उसके अंदर हमने एक और होलो ट्यूब रख दी है? तो देखने में ऐसा लगता है कि एक के अंदर एक ट्यूब रखी हुई है, इसीलिए इस बॉडी प्लान को हम ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान भी कहते हैं। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के ऊपर जितने भी फाइला हैं बच्चों, उन सभी में आपको ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान यानी कि कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखने को मिलेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम एस्केलमिन्थीज टू कॉर्डेट्स, है ना? जितने भी एस्केलमिन्थीज, सबसे जो हाईएस्ट फाइलम है, एडवांस्ड फाइलम है, सबसे ऊपर वो कॉर्डेट्स होता है। तो एस्केलमिन्थीज से लेकर कॉर्डेट्स तक जितने भी फाइला हैं, सभी में आपको ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान यानी कि कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि सिस्टम देखने को मिलता है बच्चों। ठीक है, आगे ये वाला पॉइंट समझ में? तो अगेन यहां पर एनसीईआरटी ने इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे रखी थी, तो वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब कोई दिक्कत यहां पर हमें नहीं होनी चाहिए बच्चों। ये दोनों चीजें याद रखेंगे, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, इसी तरह से जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी में डिफरेंसेस यहां पर बता रखे हैं एनसीईआरटी ने, उसी तरह से बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी में भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। कुछ में तो सर्कुलेटरी सिस्टम है ही नहीं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने यदि ध्यान दिया हो, अभी तक आपका क्वेश्चन आ जाना चाहिए था बच्चों, आप लोग सोचते थोड़ा सा कम हो, क्रिटिकल थिंकिंग कम है आप लोगों की। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपका क्वेश्चन आना चाहिए था यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम में। क्या क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर आपने सारे फाइलम में बता दिया कि किसमें कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, किसमें इनकम्प्लीट, किसमें कंप्लीट, लेकिन फाइलम पोरिफेरा का कहीं नाम ही नहीं है यहां पर। क्यों? क्योंकि वहां पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हम डिफाइन ही नहीं करते, क्योंकि वहां पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ही नहीं है तो मैं इनकम्प्लीट और कंप्लीट कैसे डिफाइन करूंगा? आगे बात समझ में? इसीलिए यहां पर कहीं पर भी फाइलम पोरिफेरा मैंने बोला ही नहीं जब मैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात कर रहा था बच्चों। लेकिन ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए था। इन द सेम वे बच्चों, कई एनिमल्स के अंदर, कई फाइला में आपको सर्कुलेटरी सिस्टम, एक प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा ही। सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज में, गैसेज में मदद करता है हमारी बॉडी में, जैसे हमारा हार्ट, ब्लड वेसल्स, ये सब मिलकर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बना रही है बच्चों। ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम आपको फाइलम पोरिफेरा में नहीं मिलेगा, आपको फाइलम सिलेंट्रेटा में नहीं मिलेगा, आपको फाइलम टिनोफोरा में नहीं मिलेगा, इनफैक्ट प्लेटीहेल्मिन्थीज में नहीं मिलेगा और एस्केलमिन्थीज में भी नहीं मिलता है बच्चों। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं, है ना? कहां से स्टार्टिंग होती है सर्कुलेटरी सिस्टम की? फाइलम एनेलिडा से पहली बार चालू होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, यदि हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें। लेकिन वहां से भी फाइलम एनेलिडा से लेकर फाइलम कोर्डेटा तक कितने फाइलम है बच्चों? एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोर्डेटा, 6 फाइलम है। 6 के 6 में आपको एक जैसा सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, वहां पर भी वेरिएशन है। 2 तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम आपको इन 6 फाइलम में देखने को मिलेगा। कुछ में आपको मिलेगा ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और कुछ में आपको देखने को मिलेगा क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले डिफरेंसेस देख लेते हैं कि भाई ओपन और क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम का मीनिंग क्या होता है ना? तो यहां पर हम समझेंगे, थोड़ी सी खाली जगह लेकर, ये रही। तो बच्चों मान लो ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी है ना? ये आउटर बॉडी वॉल है, अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब पहला जो मिसकंसेप्शन है, अगेन यहां पर आप गड़बड़ करते हो डेफिनेटली, ज्यादातर बच्चे यहां पर भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं। जब भी मैं हर बार बच्चों से सवाल करता हूं, पहली बार जब मैं उनको ये टॉपिक पढ़ाता हूं ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का, और मैं उनसे पूछता हूं कि क्योंकि आप लोग बच्चों इसके बारे में 9th 10th में भी पढ़ते हो, 9th में भी एनिमल किंगडम आता है बच्चों, है ना? वहां पर भी थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हो आप। तो जब भी मैं ये सवाल करता हूं आपकी प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर, तो आप लोग पहला डिफरेंस क्या बताते हैं ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में? कि सर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में तो हार्ट और ब्लड वेसल्स होते हैं, है ना? लेकिन
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट और ब्लड वेसल्स नहीं होते। तो आज से ये चीज दिमाग से निकाल दो, दोनों तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको हार्ट भी मिलेगा मोस्टली और ब्लड वेसल्स भी मिलेगी। तो फिर डिफरेंस क्या है अच्छे से समझना। पहले मैं आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बता रहा हूं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में भी बच्चों आपको एक पंपिंग ऑर्गन तो मिलेगी, पंपिंग ऑर्गन यानी कि हार्ट जैसा स्ट्रक्चर तो मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब तक पंपिंग ऑर्गन नहीं होगी, ब्लड को पुश करने वाली ऑर्गन नहीं होगी, पूरी बॉडी के थ्रू ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, एक ही जगह पड़ा रहेगा। यदि ब्लड एक ही जगह पड़ा रहेगा बच्चों, तो मान लो उस जहां पर ब्लड पड़ा हुआ है वहां के आसपास की जो सेल्स है उसने उसमें से ऑक्सीजन ले ली, उन सेल्स ने अपने काम के न्यूट्रिएंट्स ले लिए और CO2 और वेस्ट मटेरियल ब्लड में डाल दिया। अब यदि ब्लड लगातार फ्लो नहीं कर रहा है, सर्कुलेट नहीं कर रहा है, नाम ही क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम, एक जगह पड़ा हुआ है, तो पहली बात तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं कहलाएगा। और यदि मान लो पड़ा हुआ भी है तो फिर एक चीज बताओ, एक बार जब उसमें से सारी ऑक्सीजन सेल्स कंज्यूम कर लेगी तो फिर फ्रेश ऑक्सीजन वहां पर कहां से आएगी? तो लगातार ब्लड का फ्लो होना जरूरी है ना, ताकि जो यूज्ड ब्लड है, इंप्योर ब्लड है जिसमें से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स काम में आगे, वो आगे चला जाए वापस से, ताकि उसको रिप्लेनिश किया जा सके, उसमें वापस से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स रिच उसको बनाया जा सके। बच्चों आई नहीं है बात समझ? तो सर्कुलेशन तो जरूरी है और ब्लड को फ्लो करवाने के लिए एक पंपिंग ऑर्गन होना जरूरी है जो उसको पुश करे, पंप करे, है ना। और वो काम कौन करता है? हार्ट करता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो या क्लोज्ड हो, पंपिंग ऑर्गन तो होगा, हार्ट तो होगा बच्चों, है ना। तो मान लो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये हार्ट है। अब ये हार्ट क्या करेगा? मान लो इस डायरेक्शन में ब्लड को पुश कर रहा है, तो फिर ब्लड वेसल्स भी होगी, ये ब्लड वेसल्स है मान लो। तो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होगा बच्चों? ब्लड फ्लो करेगा, ब्लड फ्लो करेगा। लेकिन कुछ बॉडी में कुछ दूरी पर जाकर ये ब्लड वेसल्स बॉडी कैविटी के अंदर ओपन हो जाएगी, कंटिन्यूअसली प्रेजेंट नहीं होगी ब्लड वेसल्स। ये डिफरेंस होता है ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स ब्लड को बॉडी कैविटी के अंदर रिलीज कर देती है। तो अब इनके अंदर जो अभी ये ब्लड फ्लो कर रहा था, मान लो ये ब्लड है जो इन ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा था बच्चों, वो अब कहां पर रिलीज हो जाएगा? बॉडी कैविटी के अंदर रिलीज हो जाएगा, भर जाएगा बॉडी कैविटी में। ठीक है, आगे और ब्लड वेसल्स दूसरी तरफ भी, यहां पर भी ब्लड वेसल्स होगी, क्योंकि यहां पर हार्ट लगातार पंप कर रहा है ब्लड को, तो ये जो ब्लड यहां पर है इसमें एक इनर्शिया, एक मोमेंटम बना हुआ होगा, जिसकी वजह से ये ब्लड इधर फिर से एंटर करेगा और यहां से एंटर होकर फिर इस हार्ट में पहुंचेगा, ये फिर इधर पुश करेगा। तो लगातार सर्कुलेशन तो चल रहा है इस डायरेक्शन में, लगातार ऐसे सर्कुलेट तो हो रहा है ब्लड, लेकिन बीच में क्योंकि ब्लड वेसल्स कैविटी के अंदर ओपन हो रही है, तो ये ब्लड निकलकर बॉडी कैविटी में भर जाता है। और क्योंकि यहां पर ब्लड बॉडी कैविटी के अंदर भर गया है, तो बॉडी की जो सेल्स है बच्चों, वो डायरेक्टली, जैसे ये बॉडी वॉल है, तो इसकी जो सेल्स है वो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में, या इनके कांटेक्ट में डायरेक्टली कौन आ रहा है? ब्लड इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है। तो ये दूसरा डिफरेंस ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है। क्योंकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड बॉडी कैविटी में भरा होता है, तो बॉडी की जो सेल्स है वो डायरेक्टली इस ब्लड के कांटेक्ट में होती है। याद रखना, आई नहीं आई बात समझ में? अभी हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आगे बॉडी कैविटी वाला पॉइंट भी पढ़ेंगे बच्चों। बॉडी कैविटी के लिए हम टर्म यूज करते हैं सीलोम। क्या करते हैं? सीलोम, COELOM, सीलोम। और क्योंकि यहां पर जो ब्लड है बच्चों वो बॉडी कैविटी में भरा हुआ है, तो ब्लड के लिए हम टर्म यूज करते हैं बच्चों हीम, HAEM, हीम या हीमो। बॉडी कैविटी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सीलोम। तो ये कैविटी अब क्या कहलाएगी? बॉडी कैविटी हीमोसिलोमिक कैविटी या हीमोसिलोम। और ये जो फ्लूइड है बच्चों, जो ब्लड है, हीमोसिलोमिक फ्लूइड, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है उसको हम हीमोसिलोमिक फ्लूइड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बॉडी कैविटी में भरा हुआ है बच्चों। आगे बात समझ में? दिस इज व्हाट? दिस इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ना। अब किसके अंदर देखने को मिलता है भाई ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? वो एग्जांपल्स हमें याद नहीं रखने। क्यों याद नहीं रखने? क्योंकि हमें वो एग्जांपल्स याद रखने हैं जिनमें क्लोज्ड मिलता है, क्योंकि मेनली पूछे भी वही जाते हैं। और जिनमें क्लोज्ड नहीं मिलता, बाकी में या तो ओपन मिलेगा या मिलेगा ही नहीं। जिनमें नहीं मिलता वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, पहले 5 फाइलों में आपको मिलता ही नहीं है।
लास्ट के 6 में ही मिलता है। उनमें से जिनमें क्लोज्ड मिलता है वो हम याद रख लेंगे और जिनमें नहीं मिलता उनमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बच्चों, ऑब्वियसली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब क्लोज्ड समझ लो, क्लोज्ड में क्या होगा, तो क्लोज्ड को भी इसी डायग्राम से समझेंगे ताकि कंपैरिजन इजी हो जाएगा। सेम तरह का डायग्राम यूज करेंगे। अगेन बॉडी वॉल। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में भी क्या होगा बच्चों, हार्ट तो होगा, जरूरी है, उसके बिना पंपिंग हो ही नहीं सकती। ये हार्ट है ना, ये इधर मान लो पुश कर रहा है ब्लड को, ये ब्लड वेसल्स लेकिन जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा बच्चों, उसमें जो ब्लड है लगातार इन ब्लड वेसल्स के अंदर और हार्ट के अंदर ही फ्लो करेगा। कभी भी हार्ट और ब्लड वेसल्स का ये जो पूरा सिस्टम नेटवर्क बना हुआ है, इसके बाहर बॉडी कैविटी के अंदर नहीं आएगा। देखो अब बॉडी कैविटी खाली है, उसमें ब्लड नहीं भरा हुआ है बच्चों। लगातार ब्लड हार्ट से ब्लड वेसल्स यहां पर डिवाइड होती है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स कैपिलरीज बनाती है, फिर वापस से इस तरह से ये सर्कुलेशन चलता रहता है बच्चों। आई बात समझ में। जो भी एक्सचेंज सेल्स को यदि कोई चीज लेनी होगी, ऑक्सीजन लेनी होगी, तो वो ऑक्सीजन इन ब्लड वेसल्स की वॉल को, कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस करके आएगी बच्चों। मान लो ऑक्सीजन चाहिए सेल्स को, यदि CO2 वापस ब्लड में भेजनी है तो वो भी फिर इन वॉल्स को क्रॉस करके जाएगी। न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो ब्लड वेसल्स की वॉल को क्रॉस करके, कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस करके एब्जॉर्ब किए जाएंगे सेल्स के द्वारा। वेस्ट मटेरियल ब्लड में डालना है तो इन कैपिलरी जो ब्लड वेसल्स है, इनकी वॉल को क्रॉस करके वेस्ट मटेरियल ब्लड में जाएगा, लेकिन ब्लड कभी भी बॉडी कैविटी के अंदर फिल नहीं होगा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो हार्ट और ब्लड वेसल्स देखो दोनों में है बच्चों, दोनों के अंदर है बच्चों, लेकिन डिफरेंस ये है, एक में जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होता है, बीच में ब्लड वेसल्स खुली भी होती है और ब्लड बॉडी कैविटी में भरा हुआ होता है, इसमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो ये जो यहां पर हमने सिस्टम बनाया, दिस इज व्हाट, दिस इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे बात समझ में। एग्जाम्पल्स हमें इसके याद रखने हैं, तो 3 एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं जिनके अंदर आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा बच्चों। फाइलम एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा जिसमें अर्थवर्म आता है बच्चों, वो फाइलम होता है, ये पढ़ेंगे आगे। फाइलम एनेलिडा, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एनसीईआरटी ने नहीं दे रखे एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन है बच्चों यहां पर, एक्सेप्ट लीचेज। जोंक होती है ना, वो चिपक जाती है, खून चूसती है। केरला में ट्रीटमेंट के लिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में भी काम में लेते हैं इनको। तो एनेलिडा फाइलम में बच्चों लीचेज भी आती हैं, जोंक भी आती है। ये लीचेज के अंदर आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। बाकी के जो एनेलिडा के मेंबर्स होते हैं लाइक अर्थवर्म्स एंड ऑल, उनमें आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी ने सिर्फ फाइलम एनेलिडा बोल रखा है, एक्सेप्शन नहीं बता रखा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। फिर बच्चों फाइलम मोलस्का जो है, फाइलम मोलस्का जो है उसके ऑलमोस्ट सभी मेंबर्स में, ज्यादातर मेंबर्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, लेकिन फाइलम मोलस्का में एक क्लास होती है, क्लास सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा ऑफ फाइलम मोलस्का, फाइलम मोलस्का है ना। तो फाइलम मोलस्का की जो क्लास सिफेलोपोडा है उसके अंदर भी आपको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। बाकी मेंबर्स ऑफ मोलस्का में ओपन होता है। अब ये क्लास सिफेलोपोडा में कौन आता है बच्चों, आप याद रख सकते हो, ऑक्टोपस लाइक मोलस्क है ना। ऑक्टोपस के जैसे जो मोलस्कन एनिमल्स है वो सब क्लास सिफेलोपोडा में आते हैं। याद कैसे रखोगे बच्चों, ये सिफेलो वर्ड और पोडा वर्ड अब बार बार आएंगे एनिमल किंगडम में। सिफेलो वर्ड जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है हेड, पोडा वर्ड जहां भी हो जाए उसका मतलब होता है लेग्स। अब सिफेलोपोडा क्लास ऑफ फाइलम मोलस्का में वो एनिमल्स, वो मेंबर्स आते हैं जिनको देखने पर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि उनका सर डायरेक्टली उनके पैरों से जुड़ा हुआ है। अब ऑक्टोपस को इमेजिन करो, कल्पना करो, समझ में आ जाएगी चीजें, है ना। आया नहीं आया समझ में। तो ऑक्टोपस को याद करते हैं सर और बहुत सारे पैर, इसीलिए क्लास सिफेलोपोडा, और उनमें क्या मिलता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तीसरा जो एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें याद रखना है, दैट इज फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा।
इसमें भी एक एक्सेप्शन है बच्चों जो एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं कर रखा है, एक्सेप्ट हम 3 सब फाइलम पढ़ेंगे बच्चों फाइलम कोडेटा में, यूरोकोडेटा, सिफलोकोडेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो जो यूरोकोडेट्स होते हैं, पहला जो सब फाइलम होता है, सिंपलेस्ट हम कह सकते हैं, जो कोडेट्स होते हैं यूरोकोडेटा या यूरोकोडेट्स, उनके अंदर यूरोकोडेट्स के अंदर आपको ओपन मिलेगा, बाकी सारे कोडेट्स के अंदर आपको क्या मिलेगा बच्चों, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। आया नहीं आया समझ में? क्लियर है बच्चों यहां तक सारी चीजें, है ना? तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी देख लिया अपन ने, इनकम्प्लीट, कंप्लीट और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी हमने बात कर ली बच्चों। अब एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं क्या लिख रही है यहां पर। Similarly, the circulatory system may be of 2 types. Open type in which the blood is pumped out of the heart and the cells and tissues are directly bathed in it. देखो खुद एनसीईआरटी लिख रही है कि ओपन टाइप में हार्ट होता है, ब्लड को हार्ट पंप करता है और सेल्स और टिश्यूज डायरेक्टली उसमें नहाती है, यानी कि उसके कांटेक्ट में होती है। बाथेड इन का मतलब उसमें डूबी हुई होती है या उसके कांटेक्ट में होती है। क्लोज्ड टाइप इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, अलग अलग ब्लड वेसल्स होती है सर्कुलेटरी सिस्टम में, हम पढ़ेंगे बच्चों। और ये क्लोज्ड सर्किट बनाती है, क्लोज्ड लूप होता है हार्ट के साथ मिलकर, पूरा एक क्लोज सर्किट बनेगा, कहीं पर भी ये बीच में ओपन या टूटा हुआ नहीं होता है, जिसकी वजह से ब्लड कभी भी बॉडी कैविटी के अंदर नहीं भरता, लगातार ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, दैट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एग्जांपल क्लोज्ड के याद रख लो बच्चों, ऑटोमेटिकली जिनमें नहीं है क्लोज, उनमें ओपन है, जिनमें होता ही नहीं है वो मैंने आपको बता दिए, पहले के जो 5 फाइलम है उनमें आपको सर्कुलेटरी सिस्टम नाम की कोई चिड़िया नहीं मिलेगी बच्चों। आगे बात समझ में? तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही देखेंगे। This is all in this lecture from my friend, mentor and motivator Dr. Anshuman, signing off. Thank you.